नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माँ जानकी क्लासेस में। फ्रेंड्स, बहुत पहले इसी YouTube चैनल का नाम था जीके स्मार्ट क्लासेस। जीके स्मार्ट क्लासेस, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज किए कि सर आप अपने कोचिंग के नाम पर ही आप अपने YouTube चैनल का नाम रखिए तो बेटर होगा, ढूंढने में अच्छा रहेगा सर, तो ठीक रहेगा। तो मैंने सभी के सजेशन पे जो है चैनल का नाम बदल के अपने कोचिंग के नाम पे ही माँ जानकी क्लासेस कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप जानते हैं अभी हम वीडियो लाने वाले थे हिस्ट्री का, तो आज जो ये वीडियो डाला जा रहा है वो हिस्ट्री में मुगल वंश यानी कि मध्यकालीन भारत हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मध्यकालीन में मुगल वंश स्टार्ट कर रहे हैं और स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू से। एक बात और समझिएगा फ्रेंड्स, ये जो वीडियो आपको दिया जा रहा है इस वीडियो को ध्यान से आप पढ़िए। ये सब्जेक्टिव थ्योरी रहेगा, थ्योरी बेस्ड स्टडी हम करवाएंगे आपको। इसमें आपको जब भी कोई टॉपिक खत्म होगा तो जिस प्रकार हम क्लास में करवाते हैं कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है ना, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन भी लास्ट में करवाते हैं, ऐसा नहीं है। थ्योरी पहले करवा दिए और उससे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में वन लाइनर करके इंपॉर्टेंट वो भी करवा देते हैं। ठीक है, तो आपको हम थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों करवाएंगे। ऑब्जेक्टिव देखिए, पहले तो एक बात समझ लीजिएगा फ्रेंड्स कि जो भी हम आपको पढ़ाएंगे, जितना भी आपको पढ़ाएंगे वो थ्योरी आप पढ़िए। कोई कहता है कि सर हम प्री का तैयारी कैसे करें, बीपीएससी प्री का करें या मेंस का करें। मैं कहता हूँ आप मेंस का करें। अगर आप मेंस अच्छे से पढ़ लेंगे तो ऑब्वियसली थ्योरी का आपकी प्रिपरेशन हो जाएगा। बस एग्ज़ाम से 2 महीना पहले आप क्या कीजिए, कुछ लिमिटेड बुक और करेंट अफेयर पढ़िए। ठीक है, वो आपके लिए इनफ है। मैं एक दिन पूरा सिलेबस का डिस्कशन कर दूंगा कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। लिमिटेड सोर्स जो है आप लिमिट सोर्स रखें। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, बढ़ते हैं मुगल वंश की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी मैं आपको मुगल वंश से पढ़ा रहा हूँ 80 to 85% कोई भी एग्ज़ाम में बैठिए आप, चाहे वो बीपीएससी हो, बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, जेपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, सभी एग्ज़ाम में अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आया, मुगल वंश से आया, तो आपको हमारे वीडियो से नहीं छूटेगा एक भी क्वेश्चन, इतना याद रखिए। लेकिन आपको रिवीजन करना पड़ेगा। जब भी आप वीडियो देखने बैठे तो कॉपी और कलम ले करके बैठे और जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं उसको भी क्या करें, नोट डाउन करते रहें। ठीक है, वैसे मैं सब्जेक्टिव पढ़ाता हूँ तो उसमें जो है आप सब्जेक्टिव भी नोट करें। चलिए बिना देर किए हम लोग जो है क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे हैं मुगल वंश का। ठीक है, मुगल वंश का स्थापना जो है, मोटा मोटी बात कर लेते हैं। मुगल वंश का स्थापना मुगल वंश का स्थापना बाबर ने की थी। मुगल वंश का स्थापना किसने किया था? तो बाबर ने किया था। और कब किया था? तो लोदी वंश के अंतिम शासक, ये 1526 में 21 अप्रैल 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हरा करके बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। तो अगर कोई पूछे आपसे कि मुगल वंश की स्थापना किसने की थी, ये तो कॉमन है, आप जानते ही हैं, बाबर ने की थी। लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आप लोग जानते हैं। पानीपत कब हुआ था? तो 1526, 21 अप्रैल 1526। लेकिन आपसे पूछते बाबू कि मुगल यानी कि बाबर किन 2 वंशजों के मेल से उत्पन्न हुआ है, यानी कि किन 2 वंशजों के मेल से इनका जन्म हुआ है। तो अगर देखेंगे तो बाबर 2 वंशज, मंगोल और
तैमूर। मंगोल और तैमूर के वंशज है बाबर। जी हाँ, बाबर के जो माता थी वो मंगोल से संबंध रखती थी, यानी मंगोल वंश से संबंध रखती थी, लेकिन पिता जो थे वो तैमूर वंश से संबंध रखते थे। इस प्रकार बाबर जो है संयुक्त मेल से उत्पन्न हुआ है और इसने जिस वंश की स्थापना की उस वंश को मुगल कहते हैं। और मुगल का मतलब होता है, अर्थ होता है बहादुर। मुगल का अर्थ होता है बहादुर। बहादुर, इसके बारे में आगे भी चर्चा करेंगे डीपली में। पहले आप लिखना स्टार्ट करेंगे मुगल वंश के बारे में। चलिए, इसको थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे दबाना मत भूलिए ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। लिखेंगे मुगल वंश, कोष्ठ में इसका कार्यकाल लिख लीजिएगा 1500, कोष्ठ में कार्यकाल लिखिएगा 1526 से 1526 से 1858, ये पूरा मुगल सल्तनत है। ठीक है, लेकिन इसको दो भागों में बांटा गया है। लिख लीजिएगा पहले, मुगल वंश का कार्यकाल 1526 से 1858, लेकिन कोष्ठ में ये भी लिखिएगा, कोष्ठ दीजिएगा और इसमें लिखिएगा कि 1526 से, मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, यहाँ आ जाइए और आप नोट कर लीजिएगा। 1500 मुगल वंश को दो पार्ट में बांटा गया। मुगल वंश को दो पार्ट में बांटा गया और वो पार्ट कौन कौन से थे? तो एक रहा मुगल काल, मुगल काल, और जिसका कार्यकाल रहा बाबू 1526 से 1707। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। इसका कार्यकाल रहा मुगल वंश का। मुगल वंश को दो भागों में बांटा गया है, मुगल काल एवं उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल। तो मुगल काल जो था वो 1526 से 1707, और जो उत्तर मुगल काल था वो था 1707 से 1858। समझ गए बाबू? अब देखिए, इसमें जो स्थापना किया था वो था बाबर, यानी कि बाबर से लेकर के मुगल काल चला औरंगजेब तक, औरंगजेब तक, औरंगजेब तक। और ये औरंगजेब के मृत्यु के बाद से, इसको थोड़ा और ऊपर करना चाहता हूं, औरंगजेब के मृत्यु के बाद से कब तक? तो बहादुर शाह जफर तक, बहादुर शाह जफर तक। ठीक है, तो बाबर 1526 में बैठा और 1530 में इसकी मृत्यु हो गई 4 साल के बाद। 1707 तक औरंगजेब रहा और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1858 यानी कि 57 के क्रांति तक रहा बहादुर शाह जफर, और 58 में उसका कार्यकाल खत्म हो गया और वहाँ पे पूर्णतः जो है अंग्रेज शासन करने लग गए दिल्ली के तख्त पर। ठीक है, तो ये दो पार्ट में बांटा गया, मुगल काल और उत्तर मुगल काल। लेकिन अभी हमको सिर्फ मुगल काल पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर नोट करना चाहते हैं तो इसको नोट कर लीजिए। एक मिनट रुक जाइए, नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर लीजिए एक बार।
अब शुरू से लिखना स्टार्ट करेंगे। इसको नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है स्टार्ट करेंगे हम लोग, लिखेंगे मुगल का कार्यकाल, लिख लीजिएगा 1526 से 1858, ये कार्यकाल है। अब लिखेंगे, इसमें पढ़ेंगे, ये भूमिका है, मुगल की भूमिका लिख लीजिएगा यहाँ पर, भूमिका। अब लिखेंगे इसमें भारत में मुगल राजवंश का शासन महानतम शासनों में से एक था। भारत में मुगल राजवंश का शासन महानतम शासनों में से एक था। अब देखिए हुआ क्या बाबू, उस समय की बात है, ये 1526 से पहले की बात है, जब सैयद वंश रहा। सैयद वंश की स्थापना जैसा कि आप जानते हैं खिलजी खान ने किया था, फिर सैयद वंश की समाप्ति हुई और लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने किया था। बहलोल लोदी काफ़ी ही सुलझे किस्म के व्यक्ति थे। वो अपने सरदारों को पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा सरदार था, कौन सा वंश के शासक था जो अपने सरदारों को खड़े होने पर स्वयं भी खड़े हो जाता था। तो वो कौन था, तो लोदी वंश के प्रथम शासक बहलोल लोदी, जिसने अफगान वंश की स्थापना किया था दिल्ली पे, ठीक है। लेकिन लोदी वंश धीरे धीरे अपने आप में टूटता गया। जब इब्राहिम लोदी का कार्यकाल आया तो इब्राहिम लोदी के कार्यकाल के समय में इतना ज़्यादा बिखराव उत्पन्न हो गया कि उनके खुद के ही सरदार एवं इब्राहिम लोदी के खुद के चाचा दौलत खां, खुद के भाई, ठीक है, ने उसका विरोध करना आरंभ कर दिया, ठीक है। और इसी के कारण कहीं ना कहीं इब्राहिम लोदी को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा, और उसी का देन था कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, ठीक है बाबू। और यहाँ पर कोई उस समय ऐसे शासक नहीं थे जो शासक एकजुट होकर के भारत में एक शक्तिशाली हिंदू राज्य की स्थापना कर सके, क्योंकि सब आपस में लड़ रहे थे। तो ठीक है, लिखिएगा, पहला पॉइंट है, भारत में मुगल राजवंश का शासन महानतम शासनों में से एक था। मुगल शासकों ने हजारों लाखों लोगों पर शासन किया था। मुगल शासकों ने हजारों लाखों लोगों पर शासन किया था। यहाँ विभिन्न प्रकार की संस्कृति और राजनीतिक उन्नति मुगल शासन के दौरान देखी गई। अब देखिए क्या होता है, राजनीतिक बदलाव और सांस्कृतिक बदलाव का मतलब क्या होता है। जब क्या होता है, जब कोई व्यक्ति धीरे धीरे जब आएंगे आपके पास और बहुत ही तादाद में आएगा, तो क्या होता है, उसकी संस्कृति हमारे संस्कृति पर असर डालने लगती है, और कुछ हम उससे एडॉप्ट कर लेते हैं और कुछ वो हमसे एडॉप्ट कर लेते हैं। ऐसा देखा भी गया है हमारे समाज में आज भी, ठीक है। तो ये लिख लीजिए, विभिन्न प्रकार की संस्कृति और राजनीतिक उन्नति मुगल शासन के दौरान देखी गई। पूरे भारत में अनेक मुस्लिम और हिंदू राजवंश क्या थे, टूटे। पूरे भारत में अनेक मुस्लिम और हिंदू राजवंश टूटे। उसके बाद मुगल राजवंश के संस्थापक यहाँ आए, यानी कि मुगल को, बाबर को आने से पहले भारत में जितने राजा थे आपस में किसी का मत नहीं मिलता था, सब एक दूसरे के क्या थे, विरोधी थे। अब मान लीजिए ये एक राज्य है और इस राज्य के बगल का राज्य इसका दुश्मन है, ये भी दुश्मन है, ये भी दुश्मन है, और कोई चौथा जो आ रहा है, तीन तो दुश्मन है, तो ये चौथा, ये इसका मदद कभी करेगा, बीच वाले का कभी नहीं करेगा, कहेगा मरने दो। तो ये जो चौथा इधर से चल के आ रहा है, ये आसानी से इसको पराजित कर देगा। लेकिन यही चारों में एकता होगी, इन चारों में, तीनों में एकता होगी, तो ये डरेगा आने में, है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं बाबर को ये पता था कि वैसी एकता है नहीं इनके बीच में, सब आपस में बटे हुए हैं, तो आसानी से इसे गद्दी से उतारा जा सकता है, ठीक है बाबू। तो लिखिएगा, टूटे और उसके बाद मुगल राजवंश के संस्थापक यहाँ आए। कुछ ऐसे लोग हुए हैं जैसे कि बाबर, जो महान एशियाई विजेता तैमूर लंग का पोता था, यानी कि उनके पिता, बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, आगे मैं लिखवाऊंगा।
उमर शेख मिर्जा, वो जो थे वो तुर्की वंश से जो है, तुर्क वंश से जो है, या कह सकते हैं तैमूर वंश है, जो क्या कहता था, तैमूर वंश से संबंध रखता था, ठीक है। लेकिन उनकी माता मंगोल वंश से रखता था, इसीलिए वो तैमूर उसके दादाजी कहे जाते हैं, ठीक है। तो एशियाई विजेता तैमूर लंग का पोता था और गंगा घाटी के उत्तरी क्षेत्र से आए विजेता चंगेज खां, जिसने खैबर पर कब्जा करने का निर्णय लिया और अंततः पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। अब देखेंगे एक मैप के द्वारा, ठीक है। एक मैप लाते हैं। अब देखिए ये मुगल एम्पायर का मैप है, ये 1530 का मैप है, ये मुगल एम्पायर का मैप है, ठीक है। इसके थोड़ा सा देखेंगे। देखिए बाबू, पहले की जो भारत की बात करें तो एक मिनट, अगर मैं इस मैप को मिटा भी दूँ, हटा भी दूँ, तो मैं छोटा सा यहाँ पर भारत ही बना देता हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आए। समझिएगा इस बात को। अब देखिएगा, ये भारत का मैप मैं आपको कुछ बताने के लिए बना रहा हूँ। चलिए देखेंगे बाबू, उस समय यहाँ पर एक पहाड़ हुआ करते था, आज भी है, इसको हिंदकुश पर्वत कहते हैं। ये जो पहाड़ है इसको हिंदकुश पर्वत कहते हैं, और इससे एक दर्रा निकली हुई है, यानी कि संकीर्ण मार्ग निकला हुआ है, कहा जाए तो इससे एक संकीर्ण मार्ग निकला हुआ है। मैं वो मार्ग बनाता हूं। हाँ, अब बात करें तो इससे एक संकीर्ण मार्ग निकला हुआ है, रास्ता ऐसे। ये रास्ता निकला हुआ है बाबू, जो दो पहाड़ों के बीच के जो रास्ता होता है उसको हम दर्रा कहते हैं। आप देखे होइएगा, तानाजी जो मूवी आया था उसमें दिखाया गया उसे, यानी कि दो पहाड़ों के बीच से जो रास्ता गुजरता है उसे क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं, या इंग्लिश में इसी को हम लोग पास कहते हैं। अब तैमूर लंग, जो तैमूर, दो व्यक्तियों की बात हम किए, पहला तैमूर लंग, तो तैमूर लंग 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। और उस समय जब ये भारत पर आक्रमण किया तो इतना याद रखिएगा बाबू, दिल्ली में इसने कोहराम मचा दिया, इसने गर्दने को काटा, कत्लेआम, इतने कत्लेआम किया कि जब 1526 में यहाँ पर जब बाबर आया
तो इनकी सेना को देख करके कस्बे के कस्बे, मोहल्ले के मोहल्ले डर के भाग जाते थे, क्योंकि वो सभी जानते थे कि मुगल कोई और नहीं तैमूर के वंशज है। यानी कि जो उत्पात, जो नरसंहार तैमूरलंग ने 1398 में किया था, उससे 1526 के बाद भी 1526 के बाद भी लोगों की रूहें कांपती थी। लोग सोचने पे मजबूर हो जाते थे और लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। उनके नाम से खौफ खाते थे लोग, इतनी बड़ी। लेकिन आप इतना याद रखिएगा कि भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबू, भारत पे जीतने के लिए, भारत पर शासन करने के लिए बाबर को भारतीयों की आवश्यकता थी। इसके बारे में चर्चा करेंगे क्यों। तो पहले तो देखेंगे तैमूरलंग 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया और उसने खूब नरसंहार किया था, ठीक है। लेकिन बात करें चंगेज खां का, तो चंगेज खां इस पर अधिकार कर लिया था, यानी कि हिंदकुश पर्वत के पास वाले जगह पर। ये कौन सा पर्वत है? हिंदकुश पर्वत। और उसी में कौन सा दर्रा है? ये जो पास है, इस दर्रा का क्या नाम है? खैबर दर्रा। याद रखिएगा बाबू, खैबर दर्रा या खैरब दर्रा भी, कहीं कहीं खैरब दर्रा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। खैबर दर्रा या खैरब दर्रा या पास, ठीक है। तो इस पर अधिकार कर लिया था, और इस पर अधिकार का मतलब है कि उत्तर भारत पे कंट्रोल पा लेना, पूरे उत्तर भारत पर, पंजाब, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, ठीक है, पंजाब, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान नहीं, बलूचिस्तान तो इधर होता है, अफगानिस्तान, पंजाब, हेरात, काबुल, इन सभी, गजनी, इन सभी पर कंट्रोल पा लेना, क्योंकि उस समय जितने भी आक्रमणकारी आए वो सब इसी दर्रा से चल करके भारत में प्रवेश किए थे। क्लियर है बाबू? चलिए, तो अब चलते हैं टॉपिक पे। चलिए देखते हैं, तो लिखिएगा। तो अभी हमने विजेता चंगेज खां, जिसने खैबर पर कब्जा कर लिया था, वही खैबर जो अभी हमने बताया था कि ये वाला जो क्षेत्र है और ये वाला क्षेत्र, यहाँ जो पहाड़ है उसी के बीच से जो रास्ता गुजरा हुआ है, खैबर दर्रा पर कब्जा कर लिया और अंततः पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। कारण है ना कि इस होकर के पहले आक्रमणकारी आते थे, जब रास्ते पे ही कंट्रोल हो गया तो भारत पर कब्जा हो गया, कहा गया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे बाबू, इसको पूरी तरह से लिख लीजिएगा, भूमिका है। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट, टॉपिक डालिएगा नेक्स्ट। मुगलों की वंश परंपरा इस प्रकार है। मुगलों की वंश परंपरा इस प्रकार है। टॉपिक डालिएगा बाबू, मुगलों की वंश परंपरा इस प्रकार है। मुगलों की वंश परंपरा इस प्रकार है। अब देखिए, वंश परंपरा का तात्पर्य क्या है? वंश परंपरा से, ये नोट कर लिए हैं आप लोग? अगर नोट नहीं किए हैं बाबू तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और देखिए, जहाँ भी समझ में ना आए उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मेरा टेलीग्राम चैनल है माँ जानकी क्लासेस पे, टेलीग्राम पे जाइए, माँ जानकी क्लासेस सर्च मारिए, और आपको इसका नोट्स चाहिए तो उसमें आप डालिए कि सर नोट्स चाहिए, मैं नोट्स डाल दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई रुपया पैसा नहीं, ठीक है। अगर आपको और वीडियो चाहिए तो रेगुलर वीडियो आता रहेगा, ठीक है। और आपको कोई भी समस्या हो तो स्क्रीनशॉट खींच करके आप वीडियो डाल दीजिए, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, आपको समझाऊंगा, ठीक है। मेरा नंबर अगर नहीं पता है तो आप लोग नंबर नोट कर लीजिएगा, 82 10 70 25 50। बहुत जल्द हम लोग बीपीएससी का जैसे एग्ज़ाम है तो बहुत जल्द बीपीएससी प्रीवियस ईयर सारा क्वेश्चन का जो है एमसीक्यू करवाने वाले हैं, ठीक है। और बिहार दरोगा के लिए भी, बिहार एसआई के लिए भी, ठीक है। बाकी जो भी एग्ज़ाम है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसके लिए वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है बाबू। चलिए लिखेंगे,
मुगलों की वंश परंपरा। वंश परंपरा का तात्पर्य है कितने लोग मुगल वंश में शासन किए, ठीक है। तो ये सिर्फ मुगल वंश है, उत्तर मुगल वंश की हम चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं। तो लिखिएगा पहला बाबर जहीरुद्दीन मोहम्मद, इनका पूरा नाम है, बाबर का पूरा नाम है बाबर जहीरुद्दीन मोहम्मद। शासनकाल लिख लीजिएगा बाबू, बाबर जहीरुद्दीन मोहम्मद, शासनकाल लिख लीजिएगा बाबर जहीरुद्दीन मोहम्मद का। तो इनका शासनकाल था 1526 से 1530। लिखिएगा हुमायूं नसरुद्दीन मोहम्मद, हुमायूं नसरुद्दीन मोहम्मद 1530 से 1540। नेक्स्ट लिखिएगा ये जो अंतराल है, अंतराल लिखकर 1540 से 55 लिख लीजिएगा, 1540 से 1555। और कोष्ट में लिखिएगा, कोष्ट में लिखिएगा हुमायूं एवं शेरशाह सूरी संघर्ष, शेरशाह सूरी संघर्ष। संघर्ष लिख करके कोष्ट को बंद कर दीजिएगा। इतना से इतना ईस्वी तक हुमायूं को हराया, जीता शेरशाह सूरी ने, ठीक है। तो ये लिख लीजिएगा अंतराल 1540 से 1555, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच संघर्ष। इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे जब हुमायूं पर जाएंगे तब। नेक्स्ट लिख लीजिएगा बाबू, नेक्स्ट लिखिएगा हुमायूं नसरुद्दीन मोहम्मद 1555 से 1556। नेक्स्ट अकबर जलालुद्दीन मोहम्मद, लिख लीजिएगा 1556 से 1605। 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी। बाबर का पुत्र हुमायूं और हुमायूं का पुत्र अकबर है। अकबर के पुत्र जहांगीर, तो जहांगीर नसरुद्दीन मोहम्मद 1605 से 1627। उसके बाद शाहजहां शिहाबुद्दीन जो जहांगीर का पुत्र था मोहम्मद, वो 1627 से लेकर के 1658। नेक्स्ट औरंगजेब मुहियुद्दीन मोहम्मद 1658 से लेकर के 1707 तक। तो इतने शासन, ये जो भी शासक है ये सभी शासक रहे किस काल में? मुगल काल में, मुगल काल में। लेकिन 1707 से स्टार्ट हो जाता है बाबू क्या, तो उत्तर मुगल काल, उत्तर मुगल काल, ठीक है। चल बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर नोट कर लिए हैं तो जल्दी से नोट कर लीजिए, नहीं तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे टॉपिक डालिएगा परिचय, बाबर का परिचय, टॉपिक डालिएगा नेक्स्ट नीचे। अब बाबर आ गया तो लिखिएगा बाबर, लिखिएगा यहाँ पे बाबर। लिखिएगा बाबू बाबर। बाबर का परिचय, टॉपिक आप डालिएगा बाबर का परिचय, ठीक है। टॉपिक डालने के बाद लिखना स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे। अब बाबर के परिचय के बारे में बात करते हैं तो दो तीन चीज बात कर लेते हैं, देखेंगे फिर लिखना स्टार्ट करेंगे। बाबर का जन्म
बाबर का जन्म 14 फरवरी 14 फैब 1483 में हुआ था। और कहाँ पर? तो अफगानिस्तान से के करीब में एक फरगाना नामक जगह है, फरगाना, वहीं पर। उनके पिता उमर शेख मिर्जा, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में फरगाना में हुआ था। और इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, उमर शेख मिर्जा था। लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, उमर शेख मिर्जा था। और माता का नाम, इनके माता, एक मिनट फ्रेंड्स, चार्ज लगा ले थोड़ा। और इनके माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। और इनके माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। मैं थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूँ। और इनके माता का नाम कुतलुग निगार, निगाल नहीं बाबू, निगार, ये निगाल हो गया है, कुतलुग निगार खानम था, समझ गए? अब इनके पिता की मृत्यु के बाद, बाबर के जब पिता की मृत्यु हो गई, यानी कि उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो जाती है, उसी साल जो है बाबर क्या करता है, तो फरगाना का शासक बन जाता है। और फरगाना का शासक बाबर कितने वर्ष में बनता है, तो 11 से 12 वर्ष की उम्र में बन जाता है। ठीक है। अब इनके माता के बारे में और पिता के बारे में एक चीज़ और बताते हैं, लिख लीजिएगा। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 का हुआ था, फरगाना में हुआ था। और उसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। और दोनों अलग अलग वंशज के थे। अब देखिए कैसे, समझिएगा। यहां लिखते हैं बाबर, अब जो है बाबू, समझिएगा बाबू। बाबर जो है, बाबर यहां पर आप ऐसे ही बनाइएगा, बाबर अपने पिता के तरफ से फिर से बनाता हूं, एक मिनट। चलिए, बाबर लिखेगा उमर शेख मिर्जा। बाबर के पिता कौन था? उमर शेख मिर्जा, जो किस वंश का था? तो उमर शेख मिर्जा तैमूर वंश का था। किस वंश का? तैमूर का वंशज था, तैमूर का वंशज था। लेकिन इनकी माता का नाम क्या है?
अभी अभी लिखवाए हैं कुतलुग निगार खानम, इनकी माता जो थी जिनका नाम था कुतलुग निगार खानम, वो मंगोल वंश की थी, मंगोल के वंशज थी, मंगोल के वंशज थी। अब इन दोनों के यानी कि तैमूर के वंशज से एवं मंगोल के वंशज से उत्पन्न हुआ था कौन? बाबर का जन्म हुआ था, और इसने जिस वंश की स्थापना की उसे मुगल वंश कहा गया। और मुगल वंश का तात्पर्य क्या होता है बाबू? बहादुर। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिएगा, ये तो हमेशा ये नोट ही कर लीजिएगा, ये पॉइंट जरूर नोट कीजिएगा। बाबर, उमर शेख मिर्जा पिता, यहाँ पर डाल दीजिए पिता, और यहाँ पर माता, यानी पिता उमर शेख मिर्जा तैमूर का वंशज, और माता तुगलक निगार खानम मंगोल के वंशज। ठीक है, चलिए अब ये लिख लिए तो आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। लिख लीजिए फटाफट, फटाफट लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब लिखवाते हैं, लिखिएगा। फर्स्ट पॉइंट, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म, अभी अभी बताए हैं, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म 14 फरवरी, 14 फरवरी, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगाना में हुआ था। 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगाना में हुआ था। कहां पर हुआ था बाबू? तो फरगाना में हुआ था। ठीक है, चलिए। तथा मृत्यु 26 दिसंबर, तथा मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हुआ, आगरा में हुआ, जो कि भारतीय इतिहास में बाबर के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि बाबर के नाम से प्रसिद्ध है, एवं मुगल शासक था, वह मुगल शासक था। नेक्स्ट, या इसी में लिख लीजिए, थोड़ा सा ही है, वह भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। तो वाकई में मुगल वंश का संस्थापक था भारत में। अब जो है आगे बात करेंगे, जो अभी अभी समझाए हैं बाबू, देखिएगा, ये जो हम आपको समझाए हैं उसी पॉइंट को अभी लिखवाएंगे। ठीक है, लिखेंगे, लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे बाबू, बाबर तैमूर लंग का परपोता था, बाबर तैमूर लंग का परपोता था। ठीक है, तैमूर लंग का परपोता था। तैमूर लंग के परपोता होने का तात्पर्य यह है कि तैमूर जो था, तैमूर लंग जो था, उसके बेटे रहे होंगे उमर शेख मिर्जा के पिताजी, और उमर शेख मिर्जा के पिता के जो हैं पुत्र होंगे हैं बाबर, और बाबर के पुत्र हुमायूं, हुमायूं के पुत्र कौन हुआ? अकबर, अकबर के पुत्र जहांगीर, जहांगीर का पुत्र शाहजहां, शाहजहां के पुत्र औरंगजेब, है कि नहीं? चलिए, इसके बारे में चर्चा हम किए हुए हैं। आगे लिखिएगा, बाबर तैमूर लंग के परपोता था और विश्वास रखता था कि चंगेज खान उसके वंश के पूर्वज थे। तो स्वाभाविक है, ये सही बात है, तैमूर लंग तैमूरी अपने पिता की तरफ से था, और चंगेज खान मंगोल है, तो उसकी माता के वंश के, चंगेज खान के वंश के उसकी माता थी। लिख लीजिएगा इस बात को। ठीक है, चलिए एक मिनट, थोड़ा सा मैं चार्ज बता दिया है, कम है। चलिए बाबू, हाँ आगे बात करते हैं बाबू, देखते हैं हम लोग।
तो नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, सन 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश, सन 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश, पोस्ट में लिखेंगे लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी की पराजय के साथ ही भारत में मुगल वंश की स्थापना हो गई। इस वंश का संस्थापक यानी मुगल वंश का संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर का पिता उमर शेख मिर्जा फरगाना का शासक था, जो अभी बताए हैं, जिसकी मृत्यु के बाद अच्छा, उनके पिता की मृत्यु कब हो गई थी? तो 1494 में, याद रखिएगा, लिख लीजिए, ये मैं डाल नहीं पाया हूँ, लेकिन आप लिख लीजिए साइड में, उमर शेख मिर्जा जो उनके पिता थे, उनकी मृत्यु हो गई थी कब? तो 1494 में लिखिएगा, जिसकी मृत्यु 1494 में हो गई थी, इतना लिख लीजिए। इसके बाद बाबर राज्य का वास्तविक उत्तराधिकारी बना। इसके बाद बाबर राज्य का वास्तविक उत्तराधिकारी बना। कहाँ का? भारत का? नहीं बाबू, फरगाना का, जहाँ के उसके पिता शासक थे। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा, पारिवारिक कठिनाइयों के कारण वह मध्य एशिया के अपने पैतृक राज्य पर शासन नहीं कर सका। पारिवारिक कठिनाइयों के कारण वह मध्य एशिया के अपने पैतृक राज्य पर शासन नहीं कर सका। उसने केवल 22 वर्षों की आयु में काबुल पर अधिकार कर अफगानिस्तान में राज्य कायम किया। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। तो अफगानिस्तान में राज्य कायम किया था। ठीक है, वह 22 वर्षों तक काबुल का शासक रहा। उस काल में उसने अपने पूर्वजों के राज्य को वापस पाने की कई बार कोशिश की, पर असफल नहीं हो सका। ठीक है, सफल नहीं हो सका। अब इसका कारण है, देखिए बाबू, कभी भी हम देखते हैं, आप लोग इस पॉइंट को बार बार देखते हैं कि बाबर जो है, बाबर अपने पिता, उनके जो दादा थे तैमूर, उनके भी द्वारा जो राज्य थे उनको भी चाहता था कि मैं अर्जन कर लूँ। और चंगेज खान ने जितने भी राज्यों को उस समय अपने समय में जो कब्जा किया था वो भी चाहता था, प्लस में पिता के द्वारा, पिता के मरने के बाद उनके राज्य पे भी अपना अधिकार करना चाहता था। किंतु हुआ यूं कि जैसे आप जानते हैं कि उनके पिता काफ़ी लोगों से आपसी संबंध बिगाड़ चुके थे। ठीक है, तो उनके मरने के बाद जितने भी उनके सगे संबंधी थे, पारिवारिक लोग थे, वो उनके राज्य पे कब्जा करने लगे। उस समय मात्र जो था बाबर 11 से 12 साल का था, 11 से 12 वर्ष का था जिस समय वो फरगाना का शासक बना। ठीक है बाबू, चलिए नेक्स्ट लिख लिए, कोई दिक्कत यहां तक? नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट जो है मैं नेक्स्ट जो टॉपिक है बाबू वो है जन्म एवं अभिषेक। कैसे जन्म हुआ और कैसे राज्याभिषेक हुआ वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट, जन्म एवं अभिषेक। ठीक है बाबू, लिखेंगे जन्म एवं अभिषेक। टॉपिक डालिएगा बाबर का जन्म एवं राज्याभिषेक। जन्म एवं अभिषेक लिखेंगे। पहला पॉइंट, जन्म एवं अभिषेक में 14 फरवरी 1483 को फरगाना में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म हुआ और बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर का पांचवां वंशज था,
एवं माता की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। समझ गए बाबू? यानी कि पिता के तरफ से वो 5वां वंशज थे और माता के तरफ से चंगेज खां के 14वें वंशज था। उसका परिवार पूछता है, इस पॉइंट को तो हमेशा याद रखिएगा, चगताई का वंशज, ठीक है। उसका परिवार तुर्की जाति के, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ रेड से, आप इसको हमेशा याद रखिएगा। उसका परिवार तुर्की जाति के चगताई वंश के अंतर्गत आता था। पूछता है मुगल का वंश तुर्की जाति के किस वंश के अंतर्गत आता है, तो चगताई वंश के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता था। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिएगा बाबू। बाबर अपने पिता उमर शेख मिर्जा के मृत्यु के बाद, मृत्यु कब हुआ था, अभी बताए थे 1494 में, अभी बताएं। बाबर अपने पिता उमर शेख मिर्जा के मृत्यु के बाद 11 वर्ष के आयु में शासक बना। 11 वर्ष के आयु में ही शासक बना। अब देखिए, जिस उम्र में आज अगर बात किया जाए, जिस उम्र में गांव के बच्चों की बात किया जाए, तो 11 वर्ष में क्या करते हैं, खेलते कूदते हैं, ठीक है, गिल्ली डंडा। अब तो वो खेल बंद हो गया, पहले हम लोग खेलते थे। आज भी बच्चे खेलते हैं क्या? खेलते होंगे, तो आज भी बच्चे खेलते होंगे। तो 11 वर्ष की उम्र में तो शुद्ध नहीं होता है। और यहाँ पहले के काल में देखिए 14 से 15 साल की उम्र में अकबर भी जो है राजगद्दी पे बैठ गया था। तो इतने कम समय में पहले जो है सिंहासन मिल जाता था, ठीक है, और वो उस काबिल बन जाते थे। जिस परिवेश में आप रहेंगे उस परिवेश में, एक कहावत है, संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात है। पढ़ने वालों के साथ संगत रखिएगा, पढ़ाई में मजा आएगा, ठीक है। तो यहीं से लिखेगा, उमर शेख मिर्जा के मृत्यु के बाद 11 वर्ष की आयु में शासक बना। उसने, अच्छा, उनके दादी का नाम पूछता है कि बाबर ने अपने किस दादी के सहायता से अपना राज्याभिषेक करवाया था। तो उसने अपने राज्याभिषेक अपनी दादी एहसान दौलत बेगम के सहयोग से किया था। अपना राज्याभिषेक अपनी दादी एहसान बेगम के सहयोग से करवाया। नेक्स्ट पॉइंट बाबू, नेक्स्ट पॉइंट, बाबर ने अपने फरगाना के शासनकाल में 1501 ईस्वी में समरकंद पर अधिकार किया। बाबर ने अपने फरगाना के शासनकाल में 1501 ईस्वी में समरकंद पर अधिकार किया, जो मात्र 8 महीने तक ही उसे कब्जे में रहा। लेकिन इससे पहले भी उसने समरकंद पर, जिसका हम जिक्र नहीं किए हैं लेकिन आपको साइड में स्टार्ट करवा देते हैं, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। बाबर, लिख लीजिएगा नीचे में नोट में, बाबर पहली बार 1494 में ही बाबर पहली बार 1494 में ही समरकंद पर अधिकार करने का प्रयास किया। किंतु वो असफल रहा। और असफल होने के बाद फिर उसने प्रयास किया और वो जीता, लेकिन उसका शासन मात्र 8 महीने तक ही उसे कब्जे में रखा। देखिए, इससे आप क्या सीखते हैं कि कभी भी प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। याद रखिएगा बाबू, आप पढ़ते हैं, अगर एक चीज में रिजल्ट नहीं होता है, कहीं पे मात खाते हैं, तो आप बिल्कुल फ्रस्ट्रेट मत होइए। प्रिपरेशन कीजिए, लगे रहिए, डेली रिवीजन कीजिए। रिवीजन ही जॉब ओरिएंटेड स्टडी कहलाता है। स्मार्ट स्टडी कीजिए, ठीक है। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं सबसे बेहतर पढ़ा रहा हूँ, हमसे भी बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक हैं,
जो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पढ़ाते हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप अपने एग्ज़ाम से पहले मुगल वंश पढ़ के जाइए, आप थ्योरी पढ़ के जाइए, ऑब्जेक्टिव मेरे से पढ़ के जाइए, उसमें से मुगल वंश से अगर क्वेश्चन आ गया और आपका छूट गया, फिर आप कहेंगे कि अमन सर आप तो बोले थे नहीं छूटेगा और छूट गया। ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। और आप पढ़ के जाइए, मैं काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम पॉइंट आपको बता सकूँ, ठीक है बाबू। तो लिखेंगे महीने तक या 8 महीने तक ही कब्जे में रहा। नेक्स्ट पॉइंट, सन 1504 ईस्वी में काबुल विजय के उपरांत बाबर ने अपने पूर्वजों द्वारा धारण की गई उपाधि मिर्जा का त्याग कर दिया और पादशाह की उपाधि धारण की। अब ये क्या था? तो देखिए 1504 में उसने एक युद्ध जीता था। कौन सा? काबुल विजय, काबुल जीता था, ठीक है। अभी मैं मैप में दिखाता हूँ आपको काबुल कहाँ पर है। अगर मैं दिखा सकूँ तो आप अगर मैप से पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। चलिए, शायद ऊपर चला गया, मैं उसको ज़रा देख लूँ। कभी कभी क्या होता है, मैप आप ला रहे हैं और मैप ऊपर चला जाता है। देखिए मैंने कहा था ना